दोस्तों नमस्कार। यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको गुप्ता सर ने बताया होगा, मैथ वाले सर ने, कि हम आपको इतिहास विषय के अंतर्गत जीएस के जितने भी पार्ट हैं उनका अध्ययन कराएंगे। तो हम जानते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास जो भी हमारे प्राचीन काल में, अतीत में जो भी घटनाएं घटी उनका क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है वो इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास, जिसका अर्थ है कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में जानकारी ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास यूनानी शब्द हिस्टोरिका से बना हुआ है और इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, जिसमें हिस्टोरिका में ही इतिहास का इन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया था, इसलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो मित्रों, अब हम देखते हैं, हमें जीएस के अंतर्गत भारतीय इतिहास पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल से लेकर 712 ईस्वी तक है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 707 ईस्वी मुगल काल के अंत तक है। और फिर आधुनिक इतिहास जो है मुगलोत्तर काल से लेकर 1947 तक है। तो अब इसमें जो हमको पढ़ना है, हम प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हम आप लोगों को दोस्तों प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं जिसमें अवशेष मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल में। और अर्ध ऐतिहासिक काल में अवशेष और लिखित साक्ष्य पाए गए हैं, अवशेष भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी पाए गए, लेकिन उनका लिखित कोई प्रमाण आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पर आधारित है, इसको पढ़ा भी गया है, इसके अभिलेखों को पढ़ा गया है, इनके लिपियों को भी पढ़ा गया है। इसी से हमें इसी इतिहास का अध्ययन करना है। इसी के अंतर्गत पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत और इनके लिपियों के बारे में हम पूरा जानकारी लेके पूरे इतिहास को देखते हैं। हमारे प्राचीन में जो मानव कैसे थे, उनका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे अवशेष मिले हैं, पुरानी प्राचीन सभ्यताओं का विकास कहाँ से हुआ, उनमें क्या प्रचलन थे, उनके वेशभूषा क्या थे, उनके रहन सहन क्या थे, उनके खाने पीने के क्या, सारी जानकारी हम इस पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से सब जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, जैसे कि आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो भी अभिलेख मिले हैं, वहाँ अभिलेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उस पर जैसे मृदभांडों पे लेख मिले हैं, ताबीज़ों पे लेख मिले हैं और मूर्तियाँ भी मिली हैं, तो वो पढ़े नहीं गए हैं। और वैदिक सभ्यता भी जो थी वो भी आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आ रही, क्योंकि इसका लिखित प्रमाण नहीं है। वेदों का अध्ययन जो किया जाता था बोल के किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। सभी मित्र जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का अध्ययन करें। हम इतिहास का आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपके समझ में पूरा आ जाएगा, एक एक चीज़ें। इतिहास तो ऐसे लोग कहते हैं कि भूल जाने का विषय है, लेकिन हम इस तरीके आपको बताएंगे ट्रिक से कि आप कभी भूलेंगे नहीं और कोई भी क्वेश्चन परीक्षाओं से बाहर नहीं जाएगा। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे 20-25 क्वेश्चन और उसका सॉल्व आप लोग करिएगा। चलो मित्रों, देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास
इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। इतिहास जानने के प्रमुख 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों, इतिहास जानने के प्रमुख 3 स्रोत हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, विदेशी यात्रियों का विवरण है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमारे अभिलेख हुए, स्मारक हुए, मूर्तियाँ हुई, सिक्के हुए, ये सब आ जाएंगे। और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमारी जो साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक धार्मिक साहित्य थे, एक लौकिक साहित्य। तो हम आपको जब साहित्यिक स्रोत बताएंगे तो उसमें आपको पूरा धार्मिक साहित्य अलग कौन कौन से हैं, और लौकिक साहित्य कौन कौन से हैं, और कहाँ कहाँ से किस साहित्य से क्या जानकारी मिलती है, किस काल की जानकारी मिलती है, हम सब आपको पढ़ाएंगे। अब विदेशी यात्रियों में हमारे प्राचीन काल से ही विदेशी यात्री आए हैं। तो उन्होंने यहाँ भारत आके जो भी जानकारियाँ दी हैं वो सब हम इसमें बताएंगे आपको। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला है अभिलेख। अभिलेख है, सिक्के हैं और मूर्तियां हैं, स्मारक है, तो मित्रों पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां और स्मारक हैं। तो हम इनका क्रम से अध्ययन करेंगे। जो भी इतिहास जानने के साधन में अभिलेख से हमें क्या जानकारी हुई है, किन किन अभिलेखों से क्या क्या मिले हैं, किन राजाओं से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, ये सारी जानकारी हम आपको एक एक करके सारे अभिलेख, इम्पॉर्टेंट अभिलेख जितने हैं, अभिलेख तो बहुत सारे हैं, वो सब अलग अलग काल में अलग अलग अभिलेख है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल, शुंग काल, ये सब जितने भी आएंगे सब में उसमें बताएंगे। लेकिन ये स्रोत में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा नॉलेज दे देंगे, कहाँ से क्या क्या स्रोत है, क्या अभिलेख है, कौन से अभिलेख से क्या क्या होता है। तो हम आपको अभिलेख और फिर ऐसे सिक्कों से किस काल में सिक्के सबसे ज़्यादा हुए हैं, किस काल में स्वर्ण काल हुआ, किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे शुद्ध, किस शासक ने अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, और किस शासक ने शीशे के सिक्के चलाए थे। मूर्तियों में भी है, जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियों से तमाम जानकारी मिलती है। एक नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती, पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, क्या उसमें क्या है, किस चीज़ को बताया गया, ये सब हम क्रम से जब अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता तो उसमें बताएंगे। स्मारक में हुए मंदिरों के बारे में, गुप्त काल में मंदिर जो मिले हैं और जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, अन्नागार, स्नानागार, ये सब के बारे में हम सब आपको डिटेल जब वो सभ्यता पढ़ाएंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसमें बताएंगे। जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा, जो जो काल आते जाएंगे, हम सब आपको बताते चले जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ये अभिलेख, किन किन अभिलेखों से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हम बारी बारी सब आपको अध्ययन कराते हैं। आइए अभिलेख देखते हैं। अभिलेख मित्रों, बस आप मन से
पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ समझते रहिए, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे पर आपको एकदम ट्रिक से ऐसा इतना अच्छा बता देंगे, आपको इतिहास कभी भूलेगा नहीं। लोग कहते हैं इतिहास भूलने का विषय है, लेकिन हम आपको इस तरीके रटा देंगे कि आप इतिहास भूलेंगे ही नहीं। तो आइए मित्रों, देखते हैं अभिलेख। आप लोग अगर लिखना चाहें तो हम टाइम दे देंगे, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर नोट करना है तो नोट कर लिया करिए। अभिलेख, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। वैसे तो बोल रहे हैं, इतना तो समझ में आ ही जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा सुधार राइटिंग भी। तो अभिलेख उससे कहा जाता था जैसे प्राचीन काल में राजा लोग जो होते थे, जैसे उनके पास कागज़ का अभाव था, कागज़ का कोई खोज नहीं हुआ तो वो लोग अभिलेखों पे अपने प्रशासन के बारे में जानकारी, प्रजा तक कोई सूचना होती तो उसको पहुंचाते थे। ये सब करते थे अपने विचारों को, जैसे राजा अपने विचारों को चिरस्थायी बनाने के लिए जैसे अभिलेख लिखा। जैसे आज के ज़माने वर्तमान समय में देखते हैं कि कोई भी सड़क निर्माण होता है तो फला मंत्री के द्वारा हुआ है, तो उसी प्राचीन काल में भी ऐसे हुआ करते थे। अपने विचारों तक, मतलब अभिलेख के माध्यम से राजा अपने विचारों को प्रजा तक पहुंचाने का प्रयास करती थी। अभिलेख जनता के आवागमन का मुख्य कार्य भी करता था। जैसे आवागमन में अभिलेख के माध्यम से कैसे क्या है ये सब पता चलता था। तो आइए हम देखते हैं अभिलेख का अध्ययन जो है एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी, अभिलेख का अध्ययन जो है एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अभिलेख एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ये अभिलेख जो होते थे निजी और राजकीय दोनों होते थे। अब हम आपको बताते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है जो मध्य एशिया का है, प्राचीन काल में मिला है 1400 ईसा पूर्व में, बोगज कोई का अभिलेख। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है बोगज कोई अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है। तो इसमें 4 देवताओं का नाम पूछता है, वही 4 देवताओं का नाम मिलता है इस अभिलेख से, बोगज कोई अभिलेख से। तो उन देवताओं का नाम बार बार परीक्षाओं में पूछता है, पहले दे देगा कि इस बोगज कोई अभिलेख में किस देवता का नाम का उल्लेख नहीं है, तीन रहेगा, एक निकाल देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम आपको बताते हैं किन किन देवताओं का अभिलेख नहीं था उसमें। एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। अब हम देखेंगे ये अभिलेख लगभग, इसकी जो जानकारी मिली हमें 1400 ईसा पूर्व में मिली है, 1400 ईसा पूर्व में। अब इसमें देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें किन देवताओं का वो मिला है। तो हम आपको बता रहे हैं किन किन देवताओं का मिला है। इस अभिलेख से 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। पहला तो है इंद्र, और दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। वरुण और नासत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही पूछता है परीक्षाओं में कि एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख मिला। कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है ऐसे ऑप्शन देके, और कभी ये पूछता है कि इन में से
पूछ लेता है किन देवताओं का उल्लेख नहीं है। तो ये एशिया माइनर का सब अभिलेख है, इसमें इंद्रमित, वरुण, नासत के देवताओं की जानकारी मिलती है। तो ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना हो, हम आपको अगला अभिलेख बताते हैं। आइए अगला अभिलेख देखते हैं क्या है, उससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है, किस शासन की क्या क्या मिलता है अभिलेख में, हम देखते हैं उस अभिलेख से। तो आपका अगला अभिलेख है, अब हाँ एक चीज़ तो रह गया, आपको ये बताना भूल गए कि मतलब सबसे पहले भारत में अगर कोई अभिलेख पढ़ा गया है तो वो दिल्ली टोपरा का अशोक का अभिलेख है, जिसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने का प्रयास किया था। आइए देखते दिल्ली टोपरा अभिलेख, इसको मिटा देते हैं थोड़ा कम। समझ में आए या ना आए, जैसा भी हो कमेंट में आप बताइएगा, तो हम कुछ और तरीके से, कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। तो हम आप पहला अभिलेख देखते हैं, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा का अभिलेख। दिल्ली टोपरा का अभिलेख ये जो है, ये अभिलेख हरियाणा टोपरा में था। इसको पहली बार शम्स सिराज अफीम अपनी रचना तारीख़ फिरोज शाही में इसका उल्लेख करते हैं। और इस अभिलेख, यह अभिलेख अशोक का अभिलेख है। ये अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। इसकी लंबाई 42 फीट थी। लिख दे रहे हैं, अशोक का, मौर्य शासक अशोक का सबसे लंबा अभिलेख था। इसकी लंबाई 42 फीट थी। इसकी लंबाई 42 फीट थी। इसी अभिलेख में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का भी उल्लेख मिलता है। तो इतना आपको डिटेल अभी नहीं, अभी तो स्रोत जान है, जब आगे आएगा मौर्य काल उसमें हम अशोक के सारे अभिलेखों का डिटेल एकदम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, क्या क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें, कौन से शासन कौन सा। अभी तो हम ऐसे बस स्रोतों के बारे में थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, जिससे आप थोड़ा समझ सकें कि किन किन अभिलेखों से क्या क्या मिला, किसका है क्या नहीं है, ये सब आपको बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा अभिलेख। तो दूसरा अभिलेख है रुम्मिनदेई का अभिलेख। ये भी अशोक का ही अभिलेख है। रुम्मिन, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है, रुम्मिन देई का अभिलेख। ये रुम्मिन देई का अभिलेख है। अब इसमें क्या क्या जानकारी हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। यह अभिलेख अशोक का है। इसमें अशोक जो है, अशोक की आर्थिक नीति, मतलब अशोक के शासन काल में आर्थिक नीतियाँ जो थी, इसी अभिलेख में अशोक ने बताया है। और इसी अभिलेख से बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो ये भी इसी अभिलेख से पता चलता है। तो मित्रों आप नोट कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं इस पर क्या क्या जानकारी इससे मिली है। तो देखिए, यह मौर्य शासक अशोक
अशोक की आर्थिक नीतियों के बारे में हमें जानकारी देता है। और इसमें एक चीज़ और है, जिस गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के थे, उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में ये भी पता चलता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। बस इतना बहुत है, इतनी पॉइंट जानते रहिए। उसके बाद तो फिर जब ये आएगा अशोक का काल, तो उसमें हम पूरा आपको बताएंगे क्या क्या मिलता है, पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे। अब देखते हैं अगला अभिलेख कौन सा है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम अभिलेख पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया अभिलेख है। ये बहुत ही प्रमुख अभिलेख है। इस अभिलेख से अशोक की पत्नी करुआकी और पुत्र तीवर के बारे में जानकारी मिलता है। और इस अभिलेख अभिलेख तो लिखा ही नहीं, रुक्मिणी का प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो जो पॉइंट है हम आपको लिखा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इस अभिलेख में अशोक की रानी करुआकी और पुत्र तीवर के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख भी इसे कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये अशोक की रानी करुआकी और पुत्र तीवर के नाम का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के विग्राहक हरिसेन ने इसे संस्कृत के चंपुक शैली में लिखा हुआ है। तो और इसके बाद इस अभिलेख को जो है अशोक ने ये अभिलेख कौशाम्बी में था। कौशाम्बी, यह अभिलेख कौशाम्बी में था। इसको मुगल का महान शासक अकबर कौशाम्बी से लाकर ये अपने ही इलाहाबाद प्रयागराज में इलाहाबाद का जो किला है, उसी किले में यह अभिलेख रखा गया है। और इसी अभिलेख में अकबर के 9 रत्नों में सबसे प्रमुख रत्न जो थे बीरबल
और उसके पुत्र जहांगीर के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये बस इतनी सी बात है, आगे आएगा तो बताएंगे। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। प्रयाग पर सत्यलोक को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें अशोक की पत्नी करुआ की और पुत्र तीवर की जानकारी मिलती है। आइए अब अगला अभिलेख देखते हैं कौन सा है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हम आपको ऐसे लिखवा दे रहे हैं कि आप इसको अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट बना के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी समझ में नहीं आएगा, जैसी भी कोई भी कमी होगी तो आप मुझे बताइएगा, हम कमेंट करके तो हम आपको बता देंगे। तो देखते हैं अभी इस अभिलेख से क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अब इसमें देखते हैं। यह अभिलेख 150 ईसा पूर्व ईस्वी का है, 150 ईस्वी का है और इसे क्लासिकल संस्कृत लिखा गया है। इस अभिलेख में क्लासिकल संस्कृत लिखा गया है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में पता चलता है। सुदर्शन झील का निर्माण बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है लगभग। तो इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, कौन उसके शासनकाल में राजपाल था, तो ये लगभग चार शासकों ने इसका कराया था। पहला तो इस सुदर्शन झील का निर्माण जो है, जो इसमें मिलता है सुदर्शन झील के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण उसके अपने जो राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया था। उसके बाद उसके अशोक का शासनकाल आता है तो ये झील जो है टूट जाती है। तो इस झील के अशोक के जो राज्यपाल थे तुषास्क, उन्होंने इस झील को इस झील की शाखाएं निकलवाई थी। अशोक के जो राज्यपाल थे इस झील से शाखाएं निकलवाई थी। फिर आगे चल के रुद्रदामन का काल आता है। रुद्रदामन जो है ये जो झील टूट जाती है तो उसकी मतलब मरम्मत करवाते हैं। रुद्रदामन के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था सुविशाक जो थे वो इस सुदर्शन झील का वो कराते हैं। तो आइए हम आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, को जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी पूछे जाने का वो चांस है। तो वो हम आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लिखवा रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए। तो ये अभिलेख 150 ईस्वी का है। पहले पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट, इस अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी है। अभी हम आपको सुदर्शन झील में बता देंगे कि इसके शासनकाल में क्या क्या। और इसी अभिलेख में एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि इसी अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम एक साथ उल्लेख, मतलब इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ नाम दोनों लोगों का मिलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, नोट करते जाइए। मित्रों, इसी अभिलेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम एक साथ मिलता है,
तो दोस्तों, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था ये 150 ईस्वी का था। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, एक साथ मिलता है। तो अब आइए हम आपको बताते सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में, कौन सा काल था, कौन शासक था, कौन उसके राज्यपाल, किसने क्या कराया था, वो हमको डिटेल में तो बता दे रहे हैं। ऐसे बाद में जब आएगा उनके काल में तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य थे। तो मौर्य काल से सुदर्शन झील का निर्माण होता है। उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और फिर उसके बाद आगे चल के अशोक का शासनकाल आता है, जो अशोक महान मौर्य शासक था। तो उसके शासनकाल में उसके जो राज्यपाल थे तुषास्क ने इस झील से कृषि के लिए तमाम शाखाएं निकलवाई थी, झील से शाखाएं निकलवाई थी। तो उसके बाद रुद्रदामन आते हैं। रुद्रदामन जो है तो ये भी इस झील की जो मतलब टूट गई थी झील, जो अशोक के शासनकाल में हुआ था, तो वो टूट गई थी। इसको जो है रुद्रदामन ने जो है इसकी मरम्मत कराई थी। फिर आते हैं गुप्त शासक अस्कंदगुप्त। उनके समय में उनके जो राज्यपाल थे उनके पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिक थे। चक्रपालिक ने फिर इसकी जीर्णोद्धार कराई थी। उसके बारे में हम आपको आगे डिटेल बताएंगे। अब आइए देखते हैं अगला कौन सा अभिलेख है रुद्रदामन का। ये जूनागढ़ अभिलेख हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा अभिलेख है। ये मेन जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं इसको आप लोग नोट करते जाइए, यही सब परीक्षाओं में आएंगे। अभी तो देख लीजिए, फिर आगे भी इसको रिपीट आएगा। जैसे जैसे शासनकाल आते जाएंगे वैसे से ये फिर रिपीट होता जाएगा। लेकिन अभी ये साक्ष्य जानने का साधन है तो थोड़ा थोड़ा हम आपको हाईलाइट करा दे रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए। अब आगे देखते हैं कौन सा अभिलेख है। अभिलेख तो बहुत सारे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख को हम आपको बता रहे हैं, तो इसको देख लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख इम्पॉर्टेंट अभिलेख है। हाथी गुम्फा का अभिलेख। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको बताएं कौन कौन से पॉइंट हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो मित्रों, यह अभिलेख उड़ीसा के उदयगिर पहाड़ी पर स्थित है। और इस अभिलेख से एक कलिंग नरेश खारवेल, जिसमें अशोक, ये खारवेल महान शासक था, जिसमें अशोक और ये खारवेल से कलिंग युद्ध का जो वर्णन है, तो इससे पता चलता है कि अशोक और कलिंग युद्ध जो है खारवेल से हुआ था। खारवेल जैन मतानुयायी था। खारवेल जो जैन धर्म को मानता था। और इस अभिलेख में वही खारवेल के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। बस इतना ही बहुत है, इतना पॉइंट तो आप देख लीजिए। इसमें इतना है। कहाँ मिला है ये बस ऐसे लिख दे रहे हैं, बस कहाँ मिला है, उड़ीसा के उदयगिर पहाड़ी पर। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये राजा खारवेल थे। राजा खारवेल थे। खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में एक, जब आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, उसमें एक त्रिगुणात्मक संघर्ष हुआ था चोल, चेर,
पांड, ये भी इसका भी उल्लेख इसी में मिलता है, इसी अभिलेख से। तो उतना आएगा तो हम आगे बताएंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि खारवेल जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। तो मित्रों बस ये हाथी गुम्फा अभिलेख में बस ये 3 पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, बस आगे ज़्यादा नहीं। ये उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर मिला। ये राजा खारवेल थे, कलिंग नरेश, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और खारवेल जो है जैन धर्म को मानता था, ये भी जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। आइए अब देखते हैं अगला अभिलेख कौन सा है। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। आप एक अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट करते जाइए, आपका नोट कंप्लीट हो जाए, उसको रिवीजन करते रहिए, सब एकदम समझ में आ जाएगा। और जो भी नहीं आएगा तो वो हम आपको बताएंगे अच्छे से, कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। और 2-3 अभिलेख और बचे हैं, उसको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास कल कराएंगे सिक्कों के बारे में जानकारी। तो देख लीजिए एक अभिलेख और है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल का अभिलेख, ऐहोल का अभिलेख। ऐहोल अभिलेख ये कर्नाटक के बीजापुर राज्य में स्थित है। ये अभिलेख जो है कर्नाटक के बीजापुर राज्य में स्थित है। इसके जो इस अभिलेख के निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। इस अभिलेख का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय, बस इतना ही जानिए कहाँ पे है, किसने कराया था। ये अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, ये कर्नाटक के बीजापुर में है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और ये इसका निर्माण जो कराया था पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। इसको याद करने के हम ट्रिक बता रहे हैं, देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है। जैसे ऐहोल, कोई पुल होता है तो उसमें होल होता है, कोई पुल होता है तो उसमें होल होता है। तो इससे आप ये बस रट लीजिए कि होल होता है ऐहोल, होल से ऐहोल हो गया, पुल से पुलकेशिन द्वितीय हो गया। तो ये आपको भूलेगा नहीं, कोई मतलब पुल में होल है, पुल में होल है, पुल के ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, बस इतना याद कर लीजिए। आइए अगला अभिलेख देखते हैं कौन सा है। अगला अभिलेख, बस इतना ही जानकारी रखिए। अगला अभिलेख अब कल आपको, कल की क्लास में हम आपको जो है इसमें जो पुरातात्विक शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के माध्यम से हमें क्या मिला है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। मित्रों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और समझ में ना आए तो उसको भी कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और जीएस का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, हम इतनी गारंटी लेते हैं। और इतिहास को अभी और मज़ेदार, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के और मज़ेदार क्लास हम पढ़ाएंगे। आप लोग बस एकदम पढ़ते रहिए, क्लास को ज्वाइन करिए, रोज़ डेली क्लास करिए, और क्लास चलती रहेगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।